हेलो क्लासेट। देखिए बेटा, ये कोल एंड पेट्रोलियम हमने शुरू किया था। हाँ, इसको आगे देखते हैं। हमें ये एक्टिविटी 5.2 देखनी थी। देन कोल हमने थोड़ा सा देखा था, ये चीज़, ये बस इतना, ये इतना मतलब कोल का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था हमने। वो आगे स्टोरी ऑफ कोल विल डिस्कस टुडे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दिस एक्टिविटी 5.2, देन वी विल गो टू द स्टोरी ऑफ कोल। ओके, सी एक्टिविटी 5.2, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू डू दिस, बस आपको समझना है अभी फिर ना। टेक सम कंटेनर, कुछ कंटेनर लेना है, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, ठीक है ना। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब 7-7 का पहले ग्रुप बनाना है और फिर उसमें सब ग्रुप बनाना है, जिसमें मतलब जैसे एक 7 का ग्रुप हुआ और उसमें फिर 3 ग्रुप और 7 वाले में बनाना। एक में केवल एक बंदा रहेगा, एक में 2 रहेगा, एक में 4 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेवल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। इसको मतलब जिसमें 1 है उसको फर्स्ट जनरेशन, जिसमें 2 है उसको सेकेंड, जिसमें 4 है उसको थर्ड जनरेशन, ऐसे उसको मतलब लेबल करना, नाम करना, ठीक ना। एंड और जो ये सब ग्रुप्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कंज्यूमर्स को। फर्स्ट जनरेशन कंज्यूमर, सेकंड, है ना। एज प्रोडक्शन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो जनरेशन के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर भी बढ़ते जाते हैं। जितने लोग रहेंगे उतनी डिमांड होगी ना। फर्स्ट जनरेशन में एक ही था, सेकेंड जनरेशन मतलब ये बता रहा हूँ, नंबर बढ़ने के साथ साथ, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ कंज्यूमर बढ़ने लगेंगे। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, हर ग्रुप के लिए एक फुल कंटेनर रखो। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है ना। हर ग्रुप के लिए एक एक कंटेनर रख दिया हमने। फिर उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं उनसे हमने कहा कि आप इसे कंज्यूम करें। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फॉर ईच ग्रुप टू डू द सेम। फिर सेकंड से कहेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट नाउ। मतलब एक एक ग्रुप को एक एक कंटेनर दे देना है। पहले कहना है कि आप फर्स्ट जनरेशन जो है वो आप कंज्यूम करिए, उनको को बोलना है कंज्यूम करने के लिए उसी कंटेनर से। फिर बचता है जो उसको बोलना है सेकंड से, अगर उससे भी कुछ बचता है तो थर्ड से बोलना है, ठीक ना। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द टेबल्स और नॉट। अब ये देखना हमें कि थर्ड जनरेशन जो सबसे लास्ट में आता है उसके सभी लोग खा पाते हैं कि नहीं खा पाते, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो थर्ड जनरेशन जब तक आएगा तो पहले से ही फर्स्ट और सेकेंड वालों ने कंज्यूम किया ही किया है। अब कंज्यूम के साथ साथ थर्ड जनरेशन तक आते आते पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई थर्ड जनरेशन तक आते आते, तो हो सकता है किसी को मिले किसी को ना मिले। बात समझ में आ रही ना मेरी। पहले तो कंज्यूम हो रहा है, मान लो ये बॉक्स पूरा भरा है ईटेबल से, है ना। बोला गया कि पहले फर्स्ट जनरेशन ले आके खा लो, तब पॉपुलेशन कुछ कम थी तो मान लो यहाँ तक उसने खा लिया फर्स्ट कंज्यूमर ना। सेकेंड में थोड़ा और बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मान लो इतना उन्हें कंज्यूम कर लिया, अब बच गया इतना सा। लेकिन थर्ड जनरेशन तक आते आते ये फर्स्ट और सेकेंड वाले पॉपुलेशन तो कुछ ना कुछ रहेंगे और थर्ड में और बढ़ जा रही है ना। तो ये हो सकता है कि यहाँ कुछ कंज्यूमर ऐसे हों जिसको कमी पड़ जाए, मतलब ये ख़त्म हो जाए। बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो कहने का मतलब ये है, थर्ड जनरेशन टू गेट आउट, आपको ऑब्जर्व करना है ना। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी वन ऑफ द कंटेनर, और ये भी देखना है क्या कुछ बच भी जा रहा है क्या कभी। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि ये भी हो सकता है बच भी जाए, ये लास्ट वाला आते आते कुछ रिसोर्स बच जाए, ये थर्ड जनरेशन वाले सब लोग खा भी लें या ईट कर लें। तो देखते हैं इसका मतलब ये एक्टिविटी थी। तो क्या करना है देखो। हाँ, सी, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas। आपको ये assume करना है कि जो कंटेनर है उसमें ईटेबल की जगह जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भरे गए हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा एटसेट्रा, नेचुरल गैस एटसेट्रा। सी, एग्जॉस्टिबल का ही हम क्यों भर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जॉस्ट नहीं होता उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आता रहेगा कहीं ना कहीं से ना, जो एग्जॉस्ट नहीं है। लेकिन एग्जॉस्टिबल का जो है उसी को हमने देखना है। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, हर ग्रुप का अलग कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी,
ऐसा था क्या कि जो अर्लियर ग्रुप थे वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे? मे बी, हो सकता है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वेर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। जैसे अब ये पूरा ये टेबल भरा है या कोल या पेट्रोलियम भरा है, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कुछ ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो और इतना ख़त्म कर जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सोचें कि जो हमारी आगे वाली जनरेशन आने वाली है जो उनके लिए भी कुछ बचाया जाए, तो बहुत संभाल के खर्च करें, तो इतना ही मतलब इतना पार्ट ही खर्च करें, ठीक है ना। तो ये इट्स पॉसिबल, ओके। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की जगह को, ठीक है ना। दीज वेर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स। अच्छा, ये अब हमें पढ़ना क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स जो हैं। अब जो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं वो बने कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दीज वेर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे पहले, उनके डेड रिमेन्स जो थे, जो धरती के नीचे प्लेट्स के नीचे दबे हुए थे, उनसे ये बनते हैं, जिनको बोलते हैं, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉसिल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ब्रैकेट लिखा फॉसिल, और इसी की वजह से इनसे जो हमें मिलता है वो मतलब रिसोर्स, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्योंकि फॉसिल मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनके डेड रिमेन से बनता है, तो उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे आइए देखते हैं। ये था, यहाँ तक हो गया। अब ये वाली चीज़ पिछले क्लास में मैंने बता दी थी, सॉरी, ये कोल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देख लिया था। अब स्टोरी ऑफ कोल, कोल का मतलब कोल कहाँ से बना, कैसे बना, ये सब देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, सी। अब कोल के बारे में हमें देखना है ना। कोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ओके, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यू हैव टू से। आपको ये बताना है कि नेचुरल रिसोर्स तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक लिमिट है ना, इसकी क्या है? लिमिट है, सी। अबाउट, अब देखिए इसकी स्टोरी सुनते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज। जो लो लाइंग एरियाज थे अर्थ के, वहाँ बहुत घने घने जंगल हुआ करते थे 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, ठीक है ना। वेटलैंड मतलब आप वेटलैंड एरियाज़ का मतलब होता है ना कि वेट भी हो और लैंड भी, मतलब नदी भी ना हो और सूखा भी ना हो, कुछ बीच का समझ लो आप, ठीक है ना। वेटलैंड एरियाज, हाँ। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, बाढ़ आई, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये धरती के नीचे या सॉइल के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, ऊपर जमता गया बालू, मतलब सैंड जमता गया उसके ऊपर। दे वेर कंप्रेस्ड, वो दबते गए फिर जो नीचे फॉरेस्ट है। द टेम्परेचर आर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे मान लो यहाँ पेड़ ऐसे था, ये दब गया मिट्टी के नीचे, अब इसके ऊपर मिट्टी मतलब जमती गई, तो जैसे जैसे मिट्टी जमती जाएगी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये गहरा होता जाएगा, ठीक है ना। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ऊपर इतना सारा सैंड आ गया तो इसका प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ गया। तो वही लिख रहा है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गो स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो ये जो पौधे या पेड़ थे, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गए? अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर में बढ़ने की वजह से, होने की वजह से, ये जो डेड प्लांट्स थे या डेड फॉरेस्ट थे, सॉरी जो फॉरेस्ट थे वो डेड होके मतलब ये कन्वर्ट हुए हैं किस में? कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में कोल बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही लंबा समय लगता है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्जन को, या डेड फॉरेस्ट से कोल में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, ये वेजिटेशन से बन रहा है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। रिमेन से बन रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्यूल यहाँ फॉसिल हमने बताया था। रिमेन्स है किसका? वेजिटेशन का। वेजिटेशन इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, डू यू नो? ये पता होना चाहिए। तो कोल को क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन से बन रहा है, और वेजिटेशन इज ए व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके दबने या इसके डेड होने से ये बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड व्हाट?
फॉसिल फ्यूल्स। ए कोल माइन इज सोल्ड इन फिगर 5.2। अब कोल माइन देखते हैं आगे, देखिए सॉरी, देखिए ये कोल माइन है, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, कोयला कोल माइन, ठीक है ना। देखो, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, अगर हवा में उसको जलाएंगे तो वो जलेगा, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वी बर्न कोल इन एयर, then your answer will be what? Carbon dioxide gas. Okay, coal is processed in industry to get some useful products such as coke. अब कोल को इंडस्ट्री में जब ले जाया जाएगा तो उससे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जैसे कोक, कोल से तो बन ही रहा है, सॉरी, कोक है, और कोल टार है, कोल गैस, कोक, कोल टार, कोल गैस, ये सब किससे बनेगा? कोल से बनेगा। तो ये कभी पूछा जाए कि कोक किससे बनता है? कोल से बनता है। कोल टार किससे बनता है? तो इसमें तो नाम ही कोल है, तो कोल से बनेगा। कोल गैस किससे बनेगा? तो इसमें कोल है ही है, तो ये भी कोल से बनेगा। कोक किससे बनेगा? कोक भी कोल से बनेगा। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि कोक क्या है, कोल टार है क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में विल सी। तब तक इसका इतना फिनिश करिए और रिवाइज करिए प्लीज़। और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क डायरेक्टली। आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो यू कैन कॉल डायरेक्टली टू मी, ओके? ठीक है, थैंक यू।